के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा आलम्ब द्वारा चालक को अलग करने में प्रयुक्त होते हैं या अलग करने के लिए प्रयोग होते हैं विद्युत चालक या विद्युत रोधक या इंसुलेटर कहलाते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो विद्युत चालकीय पदार्थों के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा आलम्ब द्वारा चालक को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारे चालक होते हैं उन्हें हमें सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट अगर पोल पे देना है तो वहाँ पे हमें जो हम पदार्थ यूज करेंगे सपोर्ट के लिए, जो हमारी क्रॉस आर्म्स में लगा होगा वो हमारा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। तो ये इंसुलेटर क्या करता है, विद्युत के प्रवाह इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से विद्युत के प्रवाह को रोकता है और आलम्ब और चालक को अलग अलग करता है। अर्थात सपोर्ट और जो हमारी क्रॉस आर्म्स रहती हैं इनसे डायरेक्ट हमारे लाइन कंडक्टर को कनेक्ट नहीं होने देता। तो इस तरीके से हमने आज ये मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस में 4 टॉपिक्स पढ़े। तो जिनमें लाइन कंडक्टर था। तो ये लाइन कंडक्टर क्या है, ये लाइन कंडक्टर हमारा वैद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो ये हमारा कंडक्टर हो गया। दूसरा है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट क्या है, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन चालक को भूमि से ऊपर क्षैतिज रखने की युक्ति को हम क्या कहते हैं, लाइन सपोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लाइन सपोर्ट होती है यह आलम्ब को सिरोपरी लाइन चालक के कार्यकारी बोल्टता तथा प्रयोग किए जाने वाले स्थान के अनुसार प्रयोग की जाती है। अर्थात जिस तरीके के सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है उस तरीके के सपोर्ट्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा क्रॉस आर्म। तो सिरोपरी संचरण लाइन तथा वितरण प्रणाली में आलम्ब से कसी हुई क्षैतिज भुजा जो विद्युत रोधक को आलम्ब से कसता है। अर्थात जो यह आड़ी भुजा रहती है जो क्या करती है, विद्युत रोधक को कसता है। हम जो इंसुलेटर्स पढ़े थे तो इंसुलेटर्स को क्रॉस आर्म में कसा जाता है। और क्रॉस आर्म क्या करते हैं, हमारे सपोर्ट से कंडक्टर को दूर रखते हैं। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ें यूज होती हैं। इसमें इंसुलेटर हमारा हो गया वह पदार्थ जो विद्युत चालकीय पदार्थ के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा आलम्ब द्वारा चालक को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे चारों टॉपिक हुए। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ सपोर्ट्स। अर्थात जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसमें चालक की माप, बोल्टता इत्यादि के कारण हम क्या करते हैं, जो सपोर्ट्स रहते हैं उनको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो ये सपोर्ट्स हमारे इस प्रकार से रहते हैं जो कि अलग अलग भागों में रहते हैं। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट। तो सपोर्ट हमारा जो हो गया यह 2 टाइप्स का हो गया, या तो पोल्स के रूप में हो गया या टॉवर्स के रूप में हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे टॉवर के रूप में है यह हमारा नैरो बेस लैटिस टॉवर हो गया और ये ब्रॉड बेस लैटिस टॉवर हो गया। तो इनका जो बेस होता है उसके आधार पर हम इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं। एक तो कम चौड़ाई वाला बेस जिसका बेस कम चौड़ा हो, एक जिसका बेस ज़्यादा चौड़ा हो। तो इस तरीके से ये हमारे टॉवर 2 टाइप्स के हो गए, नैरो बेस और ब्रॉड बेस। इन 2 टावर्स का यूज हम करते हैं। अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स हमारे क्या 3 टाइप के हो गए। एक तो हो गया वुड पोल जिसे हम कहते हैं लकड़ी का पोल, दूसरा हो गया स्टील पोल और तीसरा हो गया सीमेंट कंक्रीट पोल। तो हम इन तीनों पोल्स के बारे में जानते हैं। वुड पोल्स रहते हैं, स्टील पोल्स रहते हैं और सीमेंट कंक्रीट पोल्स रहते हैं। इनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से आगे हम बात करें तो जो हमारा वुड पोल है यह 2 टाइप्स का है, सिंगल वुड और डबल वुड। ठीक, तो जो हमारा सिंगल वुड रहता है वो सीधे एक सपोर्ट्स रहती है जिस पे हम वायर्स को या कंडक्टर को सपोर्ट देते हैं। तो दूसरा जो होता है हमारा डबल वुड पोल, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। ये तो
दो पोल इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे या फिर ए साइज में कनेक्ट रहते हैं, तो हम इन्हें दो टाइप में बदल देते हैं। एक होता है ए टाइप और दूसरा होता है एच टाइप। तो इस तरीके से ये हमारे जो वुड पोल रहते हैं ये दो टाइप के रहते हैं। इस तरीके से जो हमारा स्टील पोल रहता है यह तीन टाइप का होता है। एक तो होता है ट्यूबुलर पोल, दूसरा होता है लैटिस पोल और तीसरा होता है सॉलिड पोल। ठीक, तो ट्यूबुलर पोल क्या होता है, एक कास्टिंग टाइप और दूसरा फोल्डिंग टाइप। और जो हमारा सॉलिड पोल रहता है यह आई क्रॉस सेक्शन टाइप और दूसरा रहता है टी क्रॉस सेक्शन टाइप। तो इस तरीके से ये हमारे तीन टाइप के पोल हो जाते हैं। कौन से, स्टील पोल। दूसरा है हमारा सीमेंट पोल। तीसरा सीमेंट पोल। तो सीमेंट पोल हमारे दो टाइप के हैं, प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल या पीसीसी पोल, और दूसरा है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल या आरसीसी पोल। तो इन सारे पोल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी लाइन है SLCT सिंगल लाइन सर्किट टॉवर और डबल लाइन सर्किट टॉवर के लिए जो हम सपोर्ट्स यूज करते हैं उनका ये स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से जो हमारी सपोर्ट्स रहीं ये दो टाइप की रहीं, पहली हो गई पोल, दूसरी हो गई टॉवर। तो इस तरीके से इनका यूज हम करते हैं। तो पोल्स हमारे दो टाइप के हो गए, वुड पोल, स्टील पोल और सीमेंट पोल। टॉवर हमारे दो तरीके के हो गए, नैरो बेस लैटिस टॉवर और ब्रॉड बेस लैटिस टॉवर। जो हमारे वुड पोल रहे यह दो टाइप के हो गए, सिंगल वुड और डबल वुड। डबल वुड हमारे दो टाइप के हो गए, ए पोल और एच पोल। तो इस तरीके से जो हमारा स्टील पोल था ये तीन टाइप का होता है, ट्यूबुलर पोल, लैटिस पोल और सॉलिड पोल। तो ये तीन तरीके का। ट्यूबुलर पोल हमारा दो तरीके का है, कास्टिंग टाइप और फोल्डिंग टाइप। ये हमारा लैटिस पोल रहा है। सॉलिड पोल जो है हमारा दो टाइप का है, आई क्रॉस सेक्शन टाइप और दूसरा टी क्रॉस सेक्शन टाइप। सीमेंट पोल, तो सीमेंट पोल हमारा दो टाइप का रहा, प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। इस तरीके से ये हमारे पोल्स के टाइप हो गए। जो टावर होते हैं ये हमारे दो टाइप के हैं, नैरो बेस और ब्रॉड बेस। इस तरीके से ये हमारे इसका फिगर रहे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट्स अर्थात लाइन आलम्बों के अभिलक्षण क्या गुण होने चाहिए। आलम्बों में जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो हमारे सपोर्ट्स हैं इनमें क्या गुण होने चाहिए। तो जो ये सपोर्ट्स हैं इनमें सबसे पहला एक गुण होना चाहिए कि इनका जो भार है वो लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए। अर्थात इन भार में बहुत हल्के होना चाहिए। कम मतलब जो सपोर्ट्स है वो हल्के से हल्के सपोर्ट्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि इन्हें लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है हमारा इनकी यांत्रिक सामर्थ्य अर्थात मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो उच्च होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वह हाई होनी चाहिए। तीसरा है ये सदृढ़ एवं सीधे अर्थात स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट होने चाहिए। ये बिल्कुल सीधे, क्योंकि अगर ये टेढ़े मेढ़े होंगे तो क्या होगा, हमारी सपोर्ट्स को कनेक्ट करना इनमें मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए अर्थात सदृढ़ एवं सीधे होने चाहिए। इनके सहायक अंग कम होने चाहिए। इनमें जो सहायक अंग रहें वह कम रहें, कम से कम इनका स्ट्रक्चर कम से कम उसमें बन जाना चाहिए। सहायक अंगों का सपोर्ट्स कम रहना चाहिए। इन्हें परिवहन के लिए पोर्टेबल होना चाहिए अर्थात जो हमें पोल से ले जाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाने में आसानी होनी चाहिए, जिससे कि ये आसानी से उनको ले जाया जा सके, क्योंकि हर जगह हमें ट्रांसमिशन लाइन्स में के लिए पोल्स को पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन में रहे या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ये जो हमारे जो पोल्स होते हैं इन्हें पोर्टेबल होना चाहिए। इनकी जो टिकाऊपन है या ड्यूरेबिलिटी है वह अधिक होनी चाहिए। इन पर जो चालकों का इरेक्शन है
या उद्घर्षण है वह सुगमता से होना चाहिए, अर्थात हम जो चालक यूज कर रहे हैं वह इसमें आसानी से सपोर्ट में फंस जाने चाहिए। इन्हें देखने में सुंदर होना चाहिए और इनकी कीमत में सस्ते या चीप इन कॉस्ट होना चाहिए, अर्थात कम से कम कॉस्ट में इनका प्राप्त करना या मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स हो गए। तो जिसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके जो गुण हैं, इसमें पहला गुण हो गया लाइट इन वेट, अर्थात भार में हल्के होने चाहिए। दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी हाई होनी चाहिए। तीसरा इन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट होने चाहिए। चौथा इनके सहायक अंग कम होने चाहिए। पांचवा इन्हें परिवहन के लिए पोर्टेबल होना चाहिए। छठा इनका टिकाऊपन अधिक होना चाहिए। सातवां इन पर चालकों का उद्घर्षण सुगमता से होना चाहिए। आठवां इन्हें देखने में सुंदर होना चाहिए। नवां इन्हें कीमत में सस्ते होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन सपोर्ट हो गए या लाइन आलम्बों के अभिलक्षण हो गए। तो इस तरीके से इनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स फॉर सपोर्ट ऑफ सपोर्ट्स कंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारे आलम संरचना के कारक रहते हैं वो कौन से रहते हैं। तो जो हमारी सिरोपरी लाइन रहती है, इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के आलम्बन ढांचों की संरचना का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने सपोर्ट्स देखे तो सपोर्ट्स अलग अलग टाइप के थे। तो इस तरीके से जो कारक रहते हैं वो किन पर निर्भर करते हैं कि आखिर ये किस तरीके का चुनाव करना है सपोर्ट्स का, वो हमारा इन कारकों पर प्रभावी होता है या इन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला रहता है हमारा विद्युत संचरण शक्ति। तो विद्युत संचरण शक्ति कितनी पावर के विद्युत संचरण को विद्युत का संचरण कराना है या कम पावर है, ज़्यादा पावर है, उसके हिसाब से हम सपोर्ट्स यूज करते हैं। दूसरा है विद्युत संचरण लाइन की वोल्टता, मतलब कितनी वोल्टता है उसकी। तीसरा है लाइन की विस्तृति अर्थात लाइन स्थान, लाइन किस जगह पर है अर्थात उसे किस तरीके से उसे ट्रांसमिट कराना है, या कहाँ पे पहाड़ों पे है तो पहाड़ों के लिए अलग सपोर्ट चाहिए, मैदानी भागों में है तो मैदानी भागों में अलग सपोर्ट चाहिए, उनकी हाइट क्या रहेगी, कितनी हाइट तक पहुँच रहे हैं, ज़्यादा अप डाउन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना होता है। चौथा चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है जलवायु संबंधी स्थितियाँ, अर्थात जैसे कहीं पर है तो ज़्यादा हिमपात हो रहा है तो वहाँ पर कौन से सपोर्ट्स यूज रहेंगे, या कहीं पर वायु दाब बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें कौन सा सपोर्ट्स यूज करना है। तो इस तरीके से ये हमारे फैक्टर्स हो गए सपोर्ट के, फैक्टर्स फॉर सपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन लाइन। तो इनका यूज हम करेंगे। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं इसको। गार्ड, लाइटिंग, अर्नेस्टर, अर्थिंग वायर, ये मुख्य रूप से काम करते हैं। इनका उपयोग हम कर रहे हैं मिनिमम लॉसेस के लिए, मतलब कि जो इसका पावर का लॉस है वो कम से कम हो, क्योंकि इतनी लंबी दूरी के लिए जो हमें ट्रांसमिशन करना है पावर का, तो वह किस लिए करना है, कम से कम लॉस के लिए, या कम से कम लॉस के द्वारा वो हमें एक जगह से दूसरी जगह पर प्राप्त हो। तो इस तरीके से जो पावर का जनरेशन हो रहा है वो विद्युत शक्ति को ट्रांसफ़र करने के काम में हम इन चीज़ों का उपयोग करते हैं, अर्थात ट्रांसमिशन में हम उसको एक एंड से दूसरे एंड पर भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस तरीके से हमारा अगला टॉपिक है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ओवरहेड लाइंस। जो हमारी सिरोपरी लाइन रहती है इसके मुख्य अवयव। तो सबसे पहला हमारा है लाइन कंडक्टर। लाइन कंडक्टर, लाइन चालक। तो विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसे चालक कहते हैं।
अर्थात कंडक्टर कहते हैं। तो आप लोग देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन में हम पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो वो किसके जरिए ले जाते हैं? कंडक्टर के जरिए, चालक के जरिए। अर्थात हम चालक से एक पाथ बना देते हैं और इस पथ पे हमारा पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरीके से विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं, जिस युक्ति का उपयोग करते हैं, उसे हम चालक कहते हैं। अर्थात विद्युत शक्ति को सेंडिंग एंड से अर्थात भेजने वाले सिरे से या प्रेषण सिरे से अभिग्राही सिरे तक अर्थात रिसीविंग एंड तक अर्थात जहाँ पे इसे पहुँचाना है, जहाँ इसकी ज़रूरत है, वहाँ तक ले जाने के लिए प्रयोग करने वाले तत्व को हम चालक कहते हैं। जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा इसे सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर ले जाते हैं, उसे हम चालक कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा लाइन कंडक्टर हो गया। अब हम बात करते हैं, दूसरा होता है सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? तो ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन चालक को भूमि से ऊपर क्षैतिज रखने की युक्ति को हम सपोर्ट कहते हैं। वैसे सिंपल शब्दों में सपोर्ट का आशय देखें तो क्या होता है? सहारा देना। तो यही यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? कंडक्टर को सहारा देते हैं। लेकिन सहारा किससे देते हैं, क्यों देते हैं? सहारा देते हैं जिससे कि वह ज़मीन से ऊंचाई पर रहे, ज़मीन पर ना छुए। अर्थात जो उसका चालक है वह बिना किसी अवरोध के विद्युत का ट्रांसमिशन कर सके, उसे बीच में कहीं पर भी पावर का लॉस नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन चालक को हम क्या करते हैं? भूमि से ऊपर क्षैतिज रखते हैं। तो इस क्षैतिज रखने के लिए हमें जिस युक्ति का उपयोग करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं या आलम्ब कहते हैं। तीसरा है हमारा क्रॉस आर्म। क्रॉस आर्म क्या होती है? इसका मतलब होता है आड़ी भुजा। तो सिरोपरि संचरण तथा वितरण प्रणाली में आलम्ब से कसी हुई क्षैतिज भुजा जो ठोस विद्युत रोधक को आलम्ब में से कसता है, आड़ी भुजा कहलाता है। अर्थात जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है, जिसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें जो हमारा सपोर्ट रहता है, जैसे पोल रहता है, तो इससे कसी हुई क्षैतिज भुजा रहती है जो ठोस विद्युत रोधक को आलम्ब से कसता है। तो इस तरीके से जो हमारा ठोस विद्युत रोधक रहता है उसको हमारे आलम्ब से कसकर किसको सपोर्ट प्रदान करता है? कंडक्टर को, चालक को। तो इसके जरिए चालक क्या रहता है? सपोर्ट से डिस्टेंस बनाकर रहता है, या एक से अधिक हम चालक उस सपोर्ट्स पर यूज कर रहे हैं तो क्या रहता है? यह उनसे दूर रहता है। तो इस तरीके से ये हमारी क्रॉस आर्म्स कहलाती है। इसके बाद आता है हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? या विद्युत रोधक। तो वह पदार्थ जो विद्युत चालकीय पदार्थ के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा आलम्ब द्वारा चालक को अलग करने में प्रयुक्त होते हैं या अलग करने के लिए प्रयोग होते हैं, विद्युत चालक या विद्युत रोधक या इंसुलेटर कहलाते हैं। अर्थात वह पदार्थ जो विद्युत चालकीय पदार्थों के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा आलम्ब द्वारा चालक को अलग करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे हमारे चालक होते हैं उन्हें हमें सपोर्ट देना है। तो सपोर्ट अगर पोल पे देना है तो वहाँ पे हमें जो हम पदार्थ यूज करेंगे सपोर्ट के लिए, जो हमारी क्रॉस आर्म्स में लगा होगा, वो हमारा क्या होगा? इंसुलेटर होगा। तो ये इंसुलेटर क्या करता है? विद्युत के प्रवाह इसमें नहीं होता है। तो इस तरीके से विद्युत के प्रवाह को रोकता है और आलम्ब और चालक को अलग अलग करता है। अर्थात सपोर्ट और जो हमारी क्रॉस आर्म्स रहती हैं, इनसे डायरेक्ट हमारे लाइन कंडक्टर को कनेक्ट नहीं होने देता। तो इस तरीके से हमने आज ये मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइंस में 4 टॉपिक्स पढ़े। तो जिनमें लाइन कंडक्टर था,
तो ये लाइन कंडक्टर क्या है? ये लाइन कंडक्टर हमारा वैद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो ये हमारा कंडक्टर हो गया। दूसरा है हमारा सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन चालक को भूमि से ऊपर क्षैतिज रखने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? लाइन सपोर्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी लाइन सपोर्ट होती है यह आलम्ब को सिरोपरि लाइन चालक के कार्यकारी बोल्टता तथा प्रयोग किए जाने वाले स्थान के अनुसार प्रयोग की जाती है। अर्थात जिस तरीके के सपोर्ट्स की ज़रूरत होती है उस तरीके के सपोर्ट्स का उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा क्रॉस आर्म। तो सिरोपरि संचरण लाइन तथा वितरण प्रणाली में आलम्ब से कसी हुई क्षैतिज भुजा जो विद्युत रोधक को आलम्ब से कसता है, अर्थात जो यह आड़ी भुजा रहती है जो क्या करती है? विद्युत रोधक को कसता है। हम जो इंसुलेटर्स पढ़े थे तो इंसुलेटर्स को क्रॉस आर्म में कसा जाता है और क्रॉस आर्म क्या करते हैं? हमारे सपोर्ट से कंडक्टर को दूर रखते हैं। तो इस तरीके से ये चारों चीज़ें यूज होती हैं। इसमें इंसुलेटर हमारा हो गया वह पदार्थ जो विद्युत चालकीय पदार्थ के वैद्युत प्रवाह को रोकने तथा आलम द्वारा चालक को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से हमारे चारों टॉपिक हुए। इसके बाद आता है क्लासिफिकेशंस ऑफ सपोर्ट्स, अर्थात जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन रहती है उसमें चालक की माप, बोल्टता इत्यादि के कारण हम क्या करते हैं? जो सपोर्ट्स रहते हैं उनको अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। तो ये सपोर्ट्स हमारे इस प्रकार से रहते हैं जो कि अलग अलग भागों में रहते हैं। तो ये हमारा हो गया सपोर्ट। तो सपोर्ट हमारा जो हो गया यह दो टाइप्स का हो गया, या तो पोल्स के रूप में हो गया या टॉवर्स के रूप में हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे टॉवर के रूप में है यह हमारा नैरो बेस लैटिस टॉवर हो गया और ये ब्रॉड बेस लैटिस टॉवर हो गया। तो इनका जो बेस होता है उसके आधार पर हम इन्हें दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो कम चौड़ाई वाला बेस जिसका बेस कम चौड़ा हो, एक जिसका बेस ज़्यादा चौड़ा हो। तो इस तरीके से ये हमारे टॉवर दो टाइप्स के हो गए, नैरो बेस और ब्रॉड बेस। इन दो टावर्स का यूज हम करते हैं। अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स हमारे क्या तीन टाइप के हो गए। एक तो हो गया वुड पोल जिसे हम कहते हैं लकड़ी का पोल, दूसरा हो गया स्टील पोल और तीसरा हो गया सीमेंट कंक्रीट पोल। तो हम इन तीनों पोल्स के बारे में जानते हैं। वुड पोल्स रहते हैं, स्टील पोल्स रहते हैं और सीमेंट कंक्रीट पोल्स रहते हैं। इनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से आगे हम बात करें तो जो हमारा वुड पोल है यह दो टाइप्स का है, सिंगल वुड और डबल वुड। ठीक, तो जो हमारा सिंगल वुड रहता है वो सीधे एक सपोर्ट्स रहती है जिस पे हम वायर्स को या कंडक्टर को सपोर्ट देते हैं। तो दूसरा जो होता है हमारा डबल वुड पोल, ये हमारे दो टाइप के होते हैं। ये तो दो पोल इस तरीके से कनेक्ट रहेंगे या फिर ए साइज में कनेक्ट रहते हैं। तो हम इन्हें दो टाइप में बदल देते हैं, एक होता है ए टाइप और दूसरा होता है एच टाइप। तो इस तरीके से ये हमारे जो वुड पोल रहते हैं ये दो टाइप के रहते हैं। इस तरीके से जो हमारा स्टील पोल रहता है यह तीन टाइप का होता है। एक तो होता है ट्यूबुलर पोल, दूसरा होता है लैटिस पोल और तीसरा होता है सॉलिड पोल। ठीक, तो ट्यूबुलर पोल क्या होता है? एक कास्टिंग टाइप और दूसरा फोल्डिंग टाइप। और जो हमारा सॉलिड पोल रहता है यह आई क्रॉस सेक्शन टाइप और दूसरा रहता है टी क्रॉस सेक्शन टाइप। तो इस तरीके से ये हमारे तीन टाइप के पोल हो जाते हैं। कौन से? स्टील पोल। दूसरा है हमारा सीमेंट पोल। तीसरा सीमेंट पोल। तो सीमेंट पोल हमारे दो टाइप के हैं, प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल या पीसीसी पोल और दूसरा है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल या आरसीसी पोल। तो इन सारे पोल्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी लाइन है एसएलसीटी सिंगल लाइन सर्किट टॉवर और डबल लाइन सर्किट टॉवर के लिए जो हम
सपोर्ट्स यूज करते हैं उनका ये स्ट्रक्चर था। तो इस तरीके से जो हमारी सपोर्ट्स रहीं ये दो टाइप की रहीं, पहली हो गई पोल, दूसरी हो गई टॉवर। तो इस तरीके से इनका यूज हम करते हैं। तो पोल्स हमारे दो टाइप के हो गए, वुड पोल, स्टील पोल और सीमेंट पोल। टॉवर हमारे दो तरीके के हो गए, नैरो बेस लैटिस टॉवर और ब्रॉड बेस लैटिस टॉवर। जो हमारे वुड पोल रहे यह दो टाइप के हो गए, सिंगल वुड और डबल वुड। डबल वुड हमारे दो टाइप के हो गए, ए पोल और एच पोल। तो इस तरीके से जो हमारा स्टील पोल था ये तीन टाइप का होता है, ट्यूबुलर पोल, लैटिस पोल और सॉलिड पोल। तो ये तीन तरीके का। ट्यूबुलर पोल हमारा दो तरीके का है, कास्टिंग टाइप और फोल्डिंग टाइप। ये हमारा लैटिस पोल रहा है। सॉलिड पोल जो है हमारा दो टाइप का है, आई क्रॉस सेक्शन टाइप और दूसरा टी क्रॉस सेक्शन टाइप। सीमेंट पोल, तो सीमेंट पोल हमारा दो टाइप का रहा, प्री स्ट्रेच सीमेंट कंक्रीट पोल और रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल। इस तरीके से ये हमारे पोल्स के टाइप हो गए। जो टावर होते हैं ये हमारे दो टाइप के हैं, नैरो बेस और ब्रॉड बेस। इस तरीके से ये हमारे इसका फिगर रहे। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट्स अर्थात लाइन आलम्बों के अभिलक्षण क्या गुण होने चाहिए। आलम्बों में जो हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए जो हमारे सपोर्ट्स हैं इनमें क्या गुण होने चाहिए। तो जो ये सपोर्ट्स हैं इनमें सबसे पहला एक गुण होना चाहिए कि इनका जो भार है वो लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट होना चाहिए। अर्थात इन भार में बहुत हल्के होना चाहिए। कम मतलब जो सपोर्ट्स है वो हल्के से हल्के सपोर्ट्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि इन्हें लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा है हमारा इनकी यांत्रिक सामर्थ्य अर्थात मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो उच्च होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वह हाई होनी चाहिए। तीसरा है ये सदृढ़ एवं सीधे अर्थात स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट होने चाहिए। ये बिल्कुल सीधे, क्योंकि अगर ये टेढ़े मिर्चे होंगे तो क्या होगा, हमारी सपोर्ट्स को कनेक्ट करना इनमें मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और स्ट्रेट होने चाहिए अर्थात सदृढ़ एवं सीधे होने चाहिए। इनके सहायक अंग कम होने चाहिए। इनमें जो सहायक अंग रहें वह कम रहें, कम से कम इनका स्ट्रक्चर कम से कम उसमें बन जाना चाहिए। सहायक अंगों का सपोर्ट्स कम रहना चाहिए। इन्हें परिवहन के लिए पोर्टेबल होना चाहिए अर्थात जो हमें पोल से ले जाने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ले जाने में आसानी होनी चाहिए, जिससे कि ये आसानी से उनको ले जाया जा सके, क्योंकि हर जगह हमें ट्रांसमिशन लाइन के लिए पोल्स को पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन में रहे या ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ये जो हमारे जो पोल्स होते हैं इन्हें पोर्टेबल होना चाहिए। इनकी जो टिकाऊपन है या ड्यूरेबिलिटी है वह अधिक होनी चाहिए। इन पर जो चालकों का इरेक्शन है या उद्घर्षण है वह सुगमता से होना चाहिए। अर्थात हम जो चालक यूज कर रहे हैं वह इसमें आसानी से सपोर्ट में फंस जाने चाहिए। इन्हें देखने में सुंदर होना चाहिए और इनकी कीमत में सस्ते या चीप इन कॉस्ट होना चाहिए अर्थात कम से कम कॉस्ट में इनका प्राप्त करना या मिलना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन सपोर्ट्स हो गए। तो जिसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके जो गुण हैं इसमें पहला गुण हो गया लाइट इन वेट अर्थात भार में हल्के होने चाहिए। दूसरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ इनकी हाई होनी चाहिए। तीसरा इन स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट होने चाहिए। चौथा इनके सहायक अंग कम होने चाहिए। पांचवा इन्हें परिवहन के लिए पोर्टेबल होना चाहिए। छठा इनका टिकाऊपन अधिक होना चाहिए। सातवां इन पर चालकों का उद्घर्षण सुगमता से होना चाहिए। आठवां इन्हें देखने में सुंदर होना चाहिए। नवां इन्हें कीमत में सस्ते होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइन सपोर्ट हो गए या लाइन आलम्बों के अभिलक्षण हो गए।
तो इस तरीके से इनके बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करते हैं फैक्टर्स फॉर सपोर्ट्स कंस्ट्रक्शंस। तो जो हमारे आलम संरचना के कारक रहते हैं वो कौन से रहते हैं। तो जो हमारी सिरोपरी लाइन रहती है, इस प्रणाली में विभिन्न प्रकार के आलम्बन ढांचों की संरचना का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने सपोर्ट्स देखे, तो वो सपोर्ट्स अलग अलग टाइप के थे। तो इस तरीके से जो कारक रहते हैं वो किन पर निर्भर करते हैं कि आखिर ये किस तरीके का चुनाव करना है सपोर्ट्स का, वो हमारा इन कारकों पर प्रभावी होता है या इन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला रहता है हमारा विद्युत संचरण शक्ति। तो विद्युत संचरण शक्ति, कितने पावर के विद्युत का संचरण कराना है, या कम पावर है, ज़्यादा पावर है, उसके हिसाब से हम सपोर्ट्स यूज करते हैं। दूसरा है विद्युत संचरण लाइन की वोल्टता, मतलब कितनी वोल्टता है उसकी। तीसरा है लाइन की विस्तृति अर्थात लाइन स्थान, लाइन किस जगह पर है अर्थात उसे किस तरीके से उसे ट्रांसमिट कराना है, या कहाँ पे, पहाड़ों पे है तो पहाड़ों के लिए अलग सपोर्ट चाहिए, मैदानी भागों में है तो मैदानी भागों में अलग सपोर्ट चाहिए, उनकी हाइट क्या रहेगी, कितनी हाइट तक पहुँच रहे हैं, ज़्यादा अप डाउन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना होता है। चौथा चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है जलवायु संबंधी स्थितियाँ, अर्थात जैसे कहीं पर है तो ज़्यादा हिमपात हो रहा है तो वहाँ पर कौन से सपोर्ट्स यूज रहेंगे, या कहीं पर वायु दाब बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें कौन सा सपोर्ट्स यूज करना है। तो इस तरीके से ये हमारे फैक्टर्स हो गए सपोर्ट के, फैक्टर्स फॉर सपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन लाइन। तो इनका यूज हम करेंगे।